हेलो दोस्तों, आई एम विकास एंड वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी बीमा। तो आज का टॉपिक है दोस्तों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड रहता कहाँ पे है, हमें देखने के लिए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लिक एसिड का लोकेशन है दोस्तों सेल न्यूक्लियस में। सेल न्यूक्लियस में ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, उसी के सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो अभी हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है न्यूक्लिक एसिड का वो जानते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि दोस्तों न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर है या फिर हम उसे बायोमोलिक्यूल भी कहते हैं, बायोमोलिक्यूल भी कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर है या फिर बायोमोलिक्यूल भी कह सकते हैं, जो कि लाइफ के एसेंशियल फॉर्म, एसेंशियल यूज में आता है। लाइफ के एसेंशियली यूज में आता है, एसेंशियल यूज में आता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का एसेंशियल यूज क्या होता है लाइफ में, उसका एसेंशियल यूज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है वो जानते हैं। तो दोस्तों ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसका जो फंक्शन है, उसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो दोस्तों ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसका स्टोर करता है न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है दोस्तों, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को लेके बनता है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है एक न्यूक्लियोटाइड्स के चेन या फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के चेन, मान लो ये एक चेन है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो इसी न्यूक्लियोटाइड्स को चेन को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड या फिर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं। तो अभी एक वर्ड है यार न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है वो जान लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, तो जैसे न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर है, वैसे न्यूक्लियोटाइड्स एक बायो मोनोमर है दोस्तों। मोनोमर है मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये एक न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, मतलब कि कुछ हिस्सा है न्यूक्लिक एसिड का। तो अभी जान लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है और क्या क्या है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर वो जान लेते हैं। तो दोस्तों जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स तीन मेन चीज़ों से बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है तीन मेन चीज़ों से बनता है, उसे हम कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स क्या क्या है उनमें, एक होता है सुगर मॉलिक्यूल, सुगर मॉलिक्यूल। देन दूसरा होता है दोस्तों ए फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप हो गया। देन तीसरा हो गया दोस्तों नाइट्रोजेनियस बेसेस, नाइट्रोजेनियस बेसेस। ये तीन चीज़ें हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये तीन चीज़ों को लेके न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। और न्यूक्लियोटाइड्स का दो अलग क्लास भी हैं, तो वो क्लास थोड़ा जान लेते हैं। तो जो दो क्लास हैं वो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये उसका दोनों क्लास हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड का वो क्या क्या है। शुगर मॉलिक्यूल क्या है,
फॉस्फेट ग्रुप क्या है और नाइट्रोजनियस बेसेस क्या है वो जान लेते हैं। तो पहले हम शुगर मॉलिक्यूल के बारे में जान लेते हैं। पहले हम शुगर मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। शुगर मॉलिक्यूल क्या होता है और कैसे न्यूक्लियोटाइड्स में रहता है। तो दोस्तों ये जो शुगर प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, तो वो 5 कार्बन वाला शुगर प्रेजेंट होता है। 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट होता है। 5 कार्बन शुगर मतलब जो शुगर की 5 कार्बन को कंटेन करके रहता है उसे 5 कार्बन शुगर कहते हैं, या फिर हम उसे पेंटोज शुगर कहते हैं। पेंटोज शुगर कहते हैं। तो हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर एनिमल बॉडी के अंदर 6 कार्बन शुगर प्रेजेंट रहता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं या फिर हेक्सोज कहते हैं। जिसे हम हेक्सोज कहते हैं या फिर ग्लूकोज कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज की तरह और भी हेक्सोज है, मतलब 6 कार्बन कंटेन करने वाला सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता, और भी हैं, जैसे मैनोज होता है, वैसे बहुत सारे हैं। तो उसके बारे में हम जान के, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसका, तो उसके बारे में हम बाद में देखते हैं। तो जो ये 6 कार्बन होता है दोस्तों, ये 6 कार्बन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है उसमें 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट रहता है, जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं दोस्तों। जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं। तो ये जो पेंटोज शुगर है, वैसे तो बहुत सारा पेंटोज शुगर होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर एनिमल बॉडी के अंदर जो कि प्रेजेंट होता है। उनमें से दो इम्पोर्टेंट पेंटोज शुगर है जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं और जिसका इम्पोर्टेंट रोल भी होता है। तो वो दोनों हैं, एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, एक होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबोज शुगर, एंड दूसरा होता है राइबोज शुगर। हो गया दोस्तों, एक हो गया डीऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरा हो गया राइबोज शुगर। तो अभी हम वो शुगर का स्ट्रक्चर जान लेते हैं, उसके बाद डीऑक्सी राइबोज शुगर का जानते हैं, उसके बाद राइबोज शुगर का जानते हैं। तो शुगर का टोटल स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमन शुगर। स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों ये देख लो, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, कॉमन पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। ना ही डीऑक्सी है ना ही ऑक्सी है। तो डीऑक्सी और राइबोज के अंदर एक डिफरेंस है जो कि हम अभी बताते हैं आपको, कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हो गया आप लोगों का कॉमन शुगर का स्ट्रक्चर, मतलब कि एक कॉमन पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर जो कि 5 कार्बन कंटेन करके यहाँ पे है, 1 2 3 4 और 5। ये जो 5 कार्बन शुगर है ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और टॉप में एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन एटम के बाद जो राइट साइड का कार्बन, वहीं से नेमिंग शुरू होता है। आप लोगों को तो IUPAC नेमिंग पता ही होगा, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए वहीं पे, तो हम IUPAC नेम की भी एक और वीडियो निकालेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के राइट साइड पे जो कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे जो कार्बन है वहाँ पे, वहीं से कार्बन एटम का काउंटिंग शुरू होता है क्लॉकवाइज, और ये जो साइक्लिक होता है ये क्लॉकवाइज 5 शुगर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा कि ये जो पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर में बस जो नंबर 2 पोजीशन पे जो कार्बन होगा, पेंटोज शुगर के नंबर 2 पोजीशन पे जो कार्बन होगा, उसी कार्बन में बस हाइड्रोजन एटम एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, उसी का ही डिफरेंस होगा। ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन 3 हो गया, ये कार्बन 4 एंड ये
कार्बन 5 हो गया। तो ये जो पोजीशन 2 पे जो कार्बन है, अगर यहाँ पे OH आ गया, OH ग्रुप लग गया, तो वो हो गया आप लोगों का राइबोस शुगर हो गया। अगर OH हट के अगर H आ गया तो वो हो गया आप लोगों का डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता चलता है कि डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो वो आ गया डीऑक्सी शुगर में, डीऑक्सी राइबोस शुगर में। तो ये हो गया दोस्तों दो तरीके के शुगर के बारे में। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर जो होता है दोस्तों वो डीएनए में देखने के लिए मिलते हैं, और राइबोस शुगर जो होता है दोस्तों वो आरएनए में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ तक आ गया आप लोगों का शुगर का स्ट्रक्चर एंड शुगर का लोकेशन। अभी हम जानते हैं फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। तो एक मिनट, अभी हम जानते हैं फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। तो दूसरा कंपोनेंट जो है न्यूक्लियोटाइड्स का वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है कि बीच में एक फॉस्फोरस एटम होता है और उसके चारों तरफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो बीच में एक फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, उसका नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन एटम का। तो ये आप लोगों का फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर हो गया PO4 माइनस, PO4 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आप लोगों का फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तो फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन एटम के साथ बाइंडेड होता है। और जो ऑक्सीजन एटम है वो हाईली आयोनाइज्ड होता है, आयोनाइज्ड मतलब कि हाईली आयोनाइज्ड विथ नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज इम्पैक्ट करता है फॉस्फोरस के ऊपर, जो नेगेटिवली चार्ज इम्पैक्ट करता है फॉस्फोरस के ऊपर। तो उसी ऑक्सीजन एटम के साथ फॉस्फोरस अगर बाइंडेड होके फॉर्मेशन होता है तो वो एक फॉस्फेट ग्रुप फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। और बाकी बचे न्यूक्लियोटाइड्स का तीसरा कंपोनेंट जो कि नाइट्रोजेनियस बेसिस है, नाइट्रोजेनियस बेसिस है, उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं नाइट्रोजेनियस बेसिस क्या होता है। तो दोस्तों ये जो नाइट्रोजेनियस बेसिस है ये वो मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रोजन कंटेन करता है और बेस के हिसाब से फंक्शन करता है। तो दोस्तों नाइट्रोजेनियस बेसिस मतलब यहाँ से नाम से ही आप लोगों को पता चल जाता होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे ही होंगे, नाइट्रोजन से ही नाइट्रोजेनियस बेसिस फॉर्मेशन होंगे। तो दोस्तों ये जो नाइट्रोजेनियस बेसिस है ये हम दो तरीके के देखने को मिलेंगे हमें। ये जो नाइट्रोजेनियस बेसिस है हमें दो तरीके की नाइट्रोजेनियस बेस में देखने के लिए मिलेंगे। एक है दोस्तों पिरिमिडिन्स करके एक नाइट्रोजेनियस बेसिस है, पिरिमिडिन्स, और दूसरा है दोस्तों प्यूरिन्स करके, एक पिरिमिडिन्स करके है दोस्तों और दूसरा प्यूरिन्स करके है। तो जो पिरिमिडिन्स वो एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाला एक इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों पिरिमिडिन का एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और जो प्यूरिन का है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर है वो एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो अभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर क्या है और एक डबल रिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी हम बताते हैं सिंगल क्या है और डबल रिंग स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि हम सबको पता है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल कंटेन करके
बनता है। ये जो ह्यूमन बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें बहुत सारे केमिकल देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से मेन है कार्बन, उनमें से मेन है कार्बन, और है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और है ऑक्सीजन। तो ये जो नाइट्रोजेनियस बेसिस है या फिर जो नाइट्रोजन है, इन सब के साथ कंबाइन करके ये जो नाइट्रोजेनियस बेसिस है, ये इन सब के साथ जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, इन सब के साथ कंबाइन करके एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया आप लोगों का रिंग स्ट्रक्चर के बारे में कि रिंग स्ट्रक्चर कहाँ से फॉर्मेशन होता है इसके बारे में। तो अभी हम देख लेते हैं pyrimidines एंड प्यूरिन्स का अलग अलग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी हम देख लेते हैं pyrimidines क्या होता है, pyrimidines जो होता है वो क्या होता है, एंड प्यूरिन्स जो होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों जो pyrimidines है वो 3 अलग अलग कंपोनेंट्स को लेके बनता है pyrimidines, एंड प्यूरिन्स जो होता है वो 2 अलग अलग कंपोनेंट्स के 2 तरीके के होते हैं। तो जो pyrimidines है वो क्या 3 है वो देख लेते हैं। जो pyrimidines है वो 3 है, एक है थायमिन, दूसरा हो गया साइटोसिन, देन तीसरा हो गया यूरासिल। ये 3 चीज़ों को लेके pyrimidines बनता है। वैसे ही जो प्यूरिन होता है वो भी 2 चीज़ों को लेके प्यूरिन्स बनते हैं। एक हो गया आर्डेनाइन हो गया, आर्डेनाइन हो गया, और दूसरा हो गया गुआनाइन। तो ये आर्डेनाइन और गुआनाइन को लेके प्यूरिन्स बनता है। वैसे ही ये जो pyrimidines है वो क्या किन 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 के लोग के बनता है, एक थायमिन होता है, दूसरा साइटोसिन होता है, और तीसरा यूरासिल हो गया। तो ये टोटल 5 स्ट्रक्चर है, ये 5 स्ट्रक्चर को लेके वो प्यूरिन और pyrimidine बनते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines, मतलब कि pyrimidines का स्ट्रक्चर क्या होता है और प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे pyrimidines का जो स्ट्रक्चर है 3 अलग अलग, साइटोसिन है, यूरासिल है एंड थायमिन है। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल नाइट्रोजेनियस बेसिस है, मतलब कि सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया आप लोगों का pyrimidines का स्ट्रक्चर। और जो प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर है ये आप लोगों का डबल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। तो आर्डेनाइन एंड गुआनाइन जो है वो प्यूरिन्स के अंडर आते हैं, जो कि डबल स्ट्रक्चर कंटेन करके रहते हैं। तो अगर आप लोग प्यूरिन्स एंड pyrimidine के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि क्या क्या रहता है, कैसे होता है वो स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। तो हम प्यूरिन्स एंड pyrimidine के स्ट्रक्चर के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे कि डायग्राम में दिख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजेनियस बेसिस के 5 अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। तो ये आप लोगों को पता चला कि नाइट्रोजेनियस बेस का ये 5 अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। अभी न्यूक्लियोटाइड्स कैसे न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन करता है ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप एक सब्सक्राइब करने से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ही एक्साइटमेंट होता है नया नया वीडियो बनाने के लिए। तो आप सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।